नमस्कार, स्वागत है इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम दो बहुत ही उत्सुक बच्चों रीना और अमित के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी नजरों से एक गांव की ऐसी परंपराओं को समझेंगे जो प्रकृति के साथ बिल्कुल गहराई से जुड़ी हैं। ये सिर्फ किसी आम छुट्टी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जड़ों और पर्यावरण को एक नए और दिलचस्प नजरिए से देखने का एक शानदार मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब सदियों पुरानी परंपराएं और एकदम आधुनिक सोलर पावर जैसी तकनीक किसी घने जंगल के बीचों बीच आपस में मिलती हैं? यह सवाल सच में थोड़ा हैरान करता है ना? आइए इस कमाल के संगम को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान और नए आविष्कार मिलकर हमारा भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, गांव में आगमन, जहां प्रकृति और नवाचार मिलते हैं। रीना और अमित का ये अनोखा सफर ठीक फसल की कटाई के त्योहार पर शुरू होता है। जैसे ही रीना और अमित बस से उतरते हैं, उनका उत्साह सच में देखने लायक था। जंगल के किनारे बसे इस गांव के चटक रंग और वहां की खूबसूरती ने तुरंत उनका ध्यान खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बिल्कुल नई और रोमांचक दुनिया उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा गांव सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर से चल रहा है। त्योहार को रोशन करने के लिए बिल्कुल स्वच्छ और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा था। ये देखना अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था कि गांव की उस पारंपरिक जीवन शैली के साथ आधुनिक तकनीक कितनी आसानी से घुल मिल गई है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना प्रकृति के एक और जादू से होता है। उनके पिता उन्हें एक बहुत विशाल पेड़ दिखाते हैं जिसे पलाश या टेसू कहा जाता है। पता है, अपने चमकीले नारंगी और लाल फूलों के कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की आग भी कहा जाता है। और जब ये फूल पूरी तरह खिलते हैं ना, तो सच मानिए दूर से पूरा जंगल आग की तरह दहकता हुआ नारंगी दिखाई देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्राकृतिक घर और रंग। यहाँ हम देखेंगे कि गांव वाले धरती के तत्वों से अपने घरों का निर्माण कैसे करते हैं। रीना और अमित ने गौर किया कि यहाँ के घर शहरों की तरह ईंट या पत्थर के नहीं बने हैं। एक टीचर के नोट में भी बिल्कुल यही बताया गया है कि इन घरों को मिट्टी, सूखी घास और गोबर जैसी प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है। अब सुनने में भले ही मिट्टी और गोबर से घर बनाना थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। और हाँ, मौसम के हिसाब से ये अंदर से प्राकृतिक रूप से ठंडे या गर्म रहते हैं। कितना कमाल का आइडिया है ना? और सिर्फ घर का ढांचा ही नहीं, इन घरों की बाहरी दीवारों पर बनी सुंदर आकृतियां भी बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। इसे गोंड आर्ट कहते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन चित्रकारी है जो पूरी तरह से नेचुरल रंगों से की जाती है। गांव वाले इन पेंट्स के जरिए पेड़, जानवर, पक्षी और इंसानों की कहानियां दीवारों पर उकेरते हैं, जो वन्य जीवन के साथ उनके इस अटूट रिश्ते का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्राकृतिक रंग बनती कैसे हैं? दादी माँ ने बच्चों को किसी जादू की तरह दिखाया कि एक चुकंदर या फूल से दीवार पर करने वाला रंग कैसे निकलता है। उनका प्रोसेस बड़ा सिंपल था। पहले चुकंदर या गुड़हल जैसे पौधों के रंगदार हिस्सों को एकत्र करें, फिर उन्हें लगभग 30 से 60 मिनट तक पानी में उबालें और आखिर में इस मिश्रण को छान लें। बस एकदम शुद्ध प्राकृतिक पेंट बिल्कुल तैयार। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, औषधियां, जड़ी बूटियां यानी प्रकृति की अपनी फार्मेसी। देखते हैं गांव वाले बीमारियों से बचने के लिए नेचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे ही शाम ढली, दादाजी ने बच्चों को एक बहुत ही अनमोल और सदियों पुराना नुस्खा सिखाया। उन्होंने नीम के तेल का एक छोटा सा मिश्रण बनाया और बताया कि इसे हाथों और पैरों पर लगाने से मच्छर बिल्कुल नहीं काटेंगे। सोचकर देखिए, बिना किसी बाजार वाले रसायन के वहां आसपास मिलने वाली चीजों का ये व्यावहारिक उपयोग एक बेहद शक्तिशाली और नेचुरल मच्छर रोधक का काम करता है। गांव की इस यात्रा ने बच्चों को एक और जरूरी बात सिखाई कि हमारे आसपास के पौधे किसी फर्स्ट एड बॉक्स से कम नहीं होते। एक मजेदार क्लास एक्टिविटी की तरह उन्होंने कुछ जरूरी औषधीय पौधों की पहचान करना सीखा, जैसे कि तुलसी की पत्तियां और अजवाइन के बीज, जिनका उपयोग छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये ज्ञान गांव वालों के रगों में पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा है। और पता है, प्रकृति के इस ज्ञान का सीधा असर उनके आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है। गांव में कुछ पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं। ये जंगल के वो छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय बहुत जतन से सुरक्षित रखते हैं।
यहाँ पेड़ों और वन्य जीवन को पूजा करने और इकट्ठा होने के लिए बचाकर रखा जाता है। असल में ये उनके लिए किसी मंदिर की तरह ही प्रपूज्य होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में त्योहार प्रकृति से ऐसे ही जुड़े हुए हैं। जैसे वट पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा होती है और हरी जीरोती में फल देने वाले नए पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि काजीरंगा का एलिफेंट फेस्टिवल जानवरों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाता है। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि प्रकृति का सम्मान करना हमारी संस्कृति का एक मूल हिस्सा है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, अत्यधिक उपयोग का परिणाम। जब प्रकृति के साथ बनाया गया ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो आखिर क्या होता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं? आधुनिक जीवन की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इन सदियों पुराने नेचुरल इकोसिस्टम्स के लिए खतरा बन रही हैं? हद से ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे सच में बहुत भयंकर हो सकते हैं। जैसे लकड़ी ज्यादा काटने से हमारे रक्षक जंगल नष्ट हो जाते हैं, पानी की बर्बादी से सूखा पड़ता है और रोजमर्रा के कामों के लिए उसकी भारी कमी हो जाती है। मिट्टी के ज्यादा दोहन से उसकी उर्वरक क्षमता यानी फर्टाइल पावर खत्म हो जाती है। और तो और समुद्री उत्पादों का लालच पूरे मरीन इकोसिस्टम को बुरी तरह तबाह कर देता है। ये एक ऐसी खतरनाक चेन रिएक्शन है जिसे वक्त रहते रोकना बेहद जरूरी है। तो चलिए आखिरी भाग पर आते हैं, प्रकृति के लिए कदम यानी बच्चों का संकल्प। इस पूरे अनुभव को जीने के बाद देखते हैं कि रीना और अमित ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आखिर क्या फैसला किया। इन बच्चों ने मिलकर कुछ बेहद सरल लेकिन बहुत मजबूत कदम उठाने का तय किया। उन्होंने एक पक्का संकल्प लिया कि वो कागज की बर्बादी को रोकेंगे, प्लास्टिक को बिल्कुल नो कहेंगे और नए पेड़ लगाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने और एक सफाई अभियान चलाने की भी योजना बनाई। देखा जाए तो ये छोटे छोटे कदम साबित करते हैं कि पर्यावरण का रक्षक बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं बल्कि बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। और बिल्कुल इन बच्चों की तरह ही कोई भी अपना खुद का एक हर्बल गार्डन डिजाइन कर सकता है। औषधीय पौधों के इस ज्ञान को प्रैक्टिकल तरीके से आजमाने का ये एक जबरदस्त आइडिया है। एक छोटी सी जगह में अपनी मनपसंद हर्ब्स चुनिए, उनका नक्शा बनाइए, उन्हें अलग अलग हिस्सों में उगाइए और उनके नाम के लेबल्स लगाइए। ये नेचर से जुड़ने और सेहतमंद रहने का सच में एक शानदार और मजेदार तरीका है। हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ यहाँ समाप्त करेंगे। हम प्रकृति के उन अनमोल दैनिक जरूरतों के लिए कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो वो हमें बिना किसी स्वार्थ के लगातार प्रदान करती है? ये सवाल यहाँ अंत नहीं है बल्कि पर्यावरण के साथ फिर से वही सम्मान बनाने के लिए एक नई शुरुआत है। आज हमारे साथ इस घने और खूबसूरत जंगल की यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।